नमस्कार, माई सेल्फ अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्यासागर अकेडमी। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं अब महत्वपूर्ण और जो कंपटीशन लेवल के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। ये सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंटर हाई स्कूल वाले बच्चे 100% एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा और कंपटीशन वाले कहीं पर भी अगर कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। देखिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूं। कोशिका संरचना एवं कोशिका विभाजन। कोशिका संरचना एवं कोशिका विभाजन। तो देखिए, इसमें बात करें कोशिका। कोशिका मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए, कोई भी जीव हुआ या पेड़ पौधे हुए, इनकी सबसे छोटी इकाई है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। सबसे शरीर के पार्ट्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। इस कोशिका को तब्दील करके तो हमारा शरीर धीमे धीमे कोशिकाओं के द्वारा बनता है। यानी अगर कोई बात आए कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारे बॉडी की यानी किसी भी जीव की, हमारे का मतलब मनुष्य की नहीं, कोई भी मनुष्य यानी व्यक्ति हो, जीव हो, पंछी हो, कुछ भी हो, उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो यहाँ दिया है कोशिका सजीव शरीर। सजीव का मतलब यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है। सजीव का मतलब जिसमें ग्रोथ होती हो। अगर हम सजीव की बात करें तो थोड़ी सी, सजीव क्या होता है? सजीव वो होता है जो जिसमें वृद्धि हो, खा पी के जिसमें वृद्धि हो, उसको हम क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, ये भी सजीव है। जीव जंतु है, वो भी सजीव है। तो यानी ये सब जो भी जीव की श्रेणी में है, ये पेड़ पौधे हैं, वो सब सजीव की श्रेणी। शरीर की जनन क्षमता। अब कोशिका है क्या? कोशिका सजीव के शरीर की जनन क्षमता, चयनात्मक क्षमता, झिल्ली से परिवर्तित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कहने का मतलब जनन क्षमता, चयनात्मक क्षमता, झिल्ली से परिवर्तित संरचनात्मक, इससे क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोई भी शरीर के अंदर जब पार्ट बनता है तो पहले वो छोटा होता है, तब धीमे धीमे वो बड़ा होता है। तो ऐसे ही कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उससे छोटी इकाई कोई नहीं है हमारे शरीर के अंदर। तो क्या है? जनन क्षमता, चयनात्मक क्षमता और झिल्ली से परिवर्तित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका की संरचना एवं संगठन का अध्ययन कोशिका विज्ञान है। कहने का मतलब जहां पर हम कोशिका का संपूर्ण अध्ययन करते हैं उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब कोशिका के अंदर इतना एनालिसिस है, इतनी स्टडी है कि अपने आप में वो एक विज्ञान बन गई। अपने आप में क्या बन गई? एक विज्ञान बन गई। कहने का मतलब इसके अंदर पढ़ते हैं कोशिका कैसे ग्रोथ करती है, कोशिका का क्या क्या फीचर है, कोशिका का विभाजन क्या है, कोशिका शरीर पे क्या इफेक्ट डालती है। ऑल ओवर पैरामीटर का जब मेजरमेंट करते हैं उस सब को हम क्या कहते हैं? उस अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब कोशिका विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक देखिए क्या है कि कोशिका ये है, यानी सबसे छोटी इकाई है कोशिका। इससे थोड़ा जब ये कोशिका थोड़ा डेवलपमेंट होता है तो ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। और ऊतक से बड़ी इकाई है अंग। यानी क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। और ऊतक से बड़ी इकाई क्या है? अंग। और अंग से क्या बनना? अंग
श्रम, और उससे बाद क्या बना, शरीर बना। कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कोशिका से है। कोशिका थोड़ी डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी कोशिका मिली तो उन्हें ऊतक बना दिया, ऊतक से बहुत सारा फिर वो मिला तो आपका अंग बन गया, अंग से फिर आपके ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन्स को मिला के शरीर बन गया। क्या बन गया, शरीर बन गया। तो कहने का मतलब सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी क्या है, कोशिका है। इसके बाद आधुनिक, अब इसमें थोड़ा सा इसमें देखिए किन किन लोगों ने इसमें हेल्प की या कौन लोग इसको लेके आए। तो आधुनिक कोशिका के विज्ञान का पिता कौन माने जाते हैं, पीसी श्रन। आधुनिक कोशिका के विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं, इस नाम को याद रखिए, ये आपका कंपटीशन के एग्जाम के लेवल का है। कोशिका के जनक कौन है, या फिर हाई स्कूल में ऑप्शनल में है। भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता A.K. शर्मा है। यानी कहने का मतलब जो इंडियन जो साइंटिस्ट है उनका नाम कोशिका संबंध का है, A.K. शर्मा। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक और हर्टविग हैं। कोशिका विज्ञान के पिता यानी पूरा जो सब्जेक्ट डिजाइन किया, जो इसको मेजॉरिटी में लाए, वो कौन है, रॉबर्ट हुक और हर्टविग। कोशिका के शरीर के बनने का क्रम, सबसे पहले कोशिका, कोशिका का ऊतक, अंग, अंग तंत्र और शरीर। ठीक, ये हमने यहां पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है इसमें। देखिए इसके बाद कोशिका को डिवाइड किया गया है 2-3 प्रकार से। पहला है इसमें संरचना के आधार पे, यानी कोशिका की डिजाइन के आधार पे कोशिका को विभाजित किया गया है। क्या क्या किया गया है, देखिए कोशिका हमारी 2 प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी विशेषता यह है वास्तविक नाभिक नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, एक वास्तविक जो एक सेंटर पॉइंट है जो उसके ऑर्गन्स का, वो वास्तविक नाभिक इसके अंतर्गत नहीं होता। दूसरी बात, झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होती, यानी इसके अंदर जो कोशिकांग होता है वो झिल्ली बंद नहीं होता। कैसा नहीं होता, झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होता। जो कोशिका का जो अंग है वो झिल्ली बंद नहीं होता। इसके बाद आकार में बहुत छोटी होती है। ये इसके संरचना के आधार पे, किसके आधार पे, संरचना के आधार पे वास्तविक नाभिक नहीं होता, झिल्ली बंद कोशिकांग नहीं होता और आकार में बहुत छोटी होती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, नीला हरित शैवाल, आपने देखा होगा एक हरित शैवाल होता है, जब कोई फफूंदी लग जाए या पेड़ पौधों पे तो एक नीले टाइप का एक शैवाल पैदा हो जाता है उसमें, वहां पर ये कोशिका पाई जाती है। और बैक्टीरिया में कहने का मतलब ये बहुत छोटी होती है, अपने आप में डिजाइन नहीं होती, काम तो कोशिका का करती है, पूर्ण रूप से डिजाइन नहीं होती। ना तो इसके अंदर नाभिक होता है, ना ही झिल्ली बंद होती है और साइज में बहुत छोटी होती है। इसलिए ये बैक्टीरिया में पाई जाती है और नीले हरित शैवाल में पाई जाती है। कभी कभार ये क्वेश्चन आता है आपका इंटर कंपटीशन लेवल पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका या तो बैक्टीरिया में पाई जाए या फिर नीले हरे शैवाल में पाई जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये उसके उदाहरण हो गए। अब हम आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। इसमें क्या है, ये कोशिकाएं स्पष्ट नाभिक की होती है, क्योंकि साइज में थोड़ी बड़ी होती है, स्टेबल होती है, इसलिए इनका एक नाभिक होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट नाभिक होता है। झिल्ली बंद कोशिकांग होता है, जो इसका कोशिकांग होता है वो बाहरी आवरण से बना होता है, यानी झिल्ली होती है। कहने का मतलब यहाँ पर एक बात आती है कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में क्या अंतर है, तो आप इन दोनों को अंतर को देख लीजिए या उदाहरण के रूप में पूछ लेता है। देखिए इसके बाद आकार बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, आकार बहुत
बड़ा होता है रेस्पेक्ट टू इसके, ऐसा नहीं कि 30 मीटर की होती है, इसके रेस्पेक्ट में इसका आकार बहुत बड़ा होता है। उदाहरण के लिए पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक कोशिका, यानी पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक कोशिका, आप समझ गए। प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है जो वायरस में और आपकी नीले हरे शैवाल में पाई जाती है, और यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं वो आपकी पादप में, जंतु में, कवक में पाई जाती हैं और स्टेबिलिटी होती है, और इनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित केंद्रिक होता है, जालक होता है और उसमें नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर, अब देखिए अभी जो हमने पिछली वाली स्लाइड में बताया वो संरचना के आधार पर डिफरेंशिएबिलिटी बताई, अब इनके कार्य के आधार पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। देखिए कार्य के आधार, पादप कोशिका प्लांट सेल, यानी यहां पर अब हम डिवाइड करते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, यानी जंतु में, यानी पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान हमारी दो प्रकार की होती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। यानी अब वैसे प्लांट की बात है तो बॉटनी हो गई और ये आपकी जूलॉजी हो गई। यहाँ पर देखिए प्लांट कोशिका क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्टा उपस्थित होता है और बड़ी वैक्यूल होता है इसके अंदर, यानी ये इसके अंदर 4 चीजें होती है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्टा उपस्थित किस कोशिका में होता है, तो पादप कोशिका में होता है। बड़ी वैक्यूला किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से संबंधित 4-5 क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन लेवल में, है ना। और अगर इंटर हाई स्कूल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसके बाद है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति नहीं होती, दैट मीन डिफरेंशिएबिलिटी। आप कह सकते हैं कि किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो किसमें होती है, जंतु कोशिका में। या कोशिका भित्ति होती है तो किसमें होती है, पादप कोशिका में। तो यहां से आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, क्लोरोप्लास्टा अनुपस्थित रहता है, यानी पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्टा उपस्थित रहता है, इसमें क्लोरोप्लास्टा अनुपस्थित रहता है। दूसरी बात, सेंट्रियल की उपस्थिति होती है, इसमें सेंट्रियल होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि सेंट्रियल की उपस्थिति किसकी कोशिका में होती है, तो सेंट्रियल की उपस्थिति एनिमल की कोशिका में होती है। ठीक है, या फिर क्लोरोप्लास्टा अनुपस्थित किसमें रहता है, जंतु कोशिका में, उपस्थित किसमें रहता है, पादप कोशिका में। आया समझ में। तो यहां से आपके डिफरेंशिएबिलिटी के 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, आया समझ में। देखिए आगे देखिए, संख्याओं के आधार पे, किसके आधार पे, संख्याओं के आधार। मैंने 3 बात बताई, संरचना के आधार पे, कार्य के आधार पे, अब बात आती है संख्या के आधार पे। क्या है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इसे कहते यूनिसेल्युलर। ठीक है, एक कोशिकीय, ये क्या है, एक कोशिकीय, एक ही कोशिका से बना शरीर, यानी किससे, शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव क्या है, एक ही शरीर, एक कोशिका से, सिंगल कोशिका से बना होता है। ये बहुत ही ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, अमीबा, पैरामैग्नीशियम। ठीक है, पैरामैग्नीशियम के अंदर कितनी कोशिका होती है, एक कोशिकीय होती है। यानी दोनों टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, यानी ये संख्या क्या है। दूसरी है बहुकोशिकीय जीव, यानी मल्टी सेल्युलर जीव, अनेक कोशिकाओं से बना हुआ शरीर, जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे। मनुष्य के अंदर अनगिनत लाखों कोशिकाएं हैं, लाखों बनती हैं, लाखों बिगड़ती हैं रोज, है ना। लेकिन ऐसे ही पौधे में, पौधे भी सजीव है और मनुष्य भी सजीव है। तो ये अब बहुकोशिकीय कौन है, मनुष्य और पौधे हैं। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय कौन है, अमीबा है और पैरामैग्नीशियम है। ठीक है, नेक्स्ट
कोशिका का आकार और आकृति, कोशिका का आकार और आकृति की बात करते हैं। इसमें कोशिका का कैसा आकार होता है, कैसी आकृति होती है, ठीक है। कोशिका सर्पिल और छड़ाकार, क्रोमाकार आदि आकार की होती है, यानी कैसी होती है, सर्पिल होती है, ऐसी होती है, ठीक है, छड़ाकार होती है, ऐसी होती है, और क्रोमाकार होती है और ऐसी होती है, ऐसी करके ऐसी, इस प्रकार की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा लेड लेवाइड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। इसका आकार कितना होता है, 0.10⁻⁶ माइक्रोन का होता है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये कंपटीशन लेवल के, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी वो सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा में, क्योंकि माइक्रो जो प्लाज्मा है एक बहुत ही पतले प्रकार का लिक्विड होता है, ये कहने का मतलब गैस से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा में, और सबसे बड़ी शतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, ठीक है। उसका जो साइज अगर पूछा जाए, कभी से पूछते नहीं है, अगर लगभग पूछा जाए तो 170 mm से 130 mm तक का होता है। mm का मतलब मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, उससे भी छोटा। नेक्स्ट है सबसे लंबी पादप कोशिकाएं एसिटेबुलेरिया शैवाल में पाई जाती है। सबसे लंबी, अगर पादप कोशिका की बात आए, जंतु कोशिका में नहीं, पादप कोशिका की बात आए, तो इस एसिटेबुलेरिया शैवाल में पाई जाती है। आपको बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में, ठीक है। और इसकी दूरी, इसके बाद है कोशिका की खोज। अब ये बात आते हैं कि कोशिका की जो खोज किसने की, यहां से भी ये क्वेश्चन बना, कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665, देखिए ये बहुत मोस्ट बात है, इसकी सन को पूछ लेता है तो कंफ्यूजिंग, कभी 66 कभी 78, लगभग 2-3 साल की दर देगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। तो आप इसे याद करिए 1665, याद पक्का याद करके रखिए, तभी आप सही टिक कर सकते हो, अंदर सही नहीं होता। मैं इस सभी जीवित कोशिकाओं को एंटोन वॉन और लीवेनहॉक ने देखा, ठीक है। इसके बाद है रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान कर्क को देखा था, जिसमें उन्होंने सेल्यूलर कहा, यानी कहने का मतलब कोशिका से पहला वाला नाम उन्होंने ये दिया। इनका फिर एनालिसिस हुआ, तो साइज के आधार पे, शेप के आधार पे, कार्य के आधार पे कोशिका का वर्णन किया गया। फिर कोशिका का पूरा एक चैप्टर बना, और उसकी कहने का मतलब कोशिका विज्ञान के नाम से उसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मैथिलियास स्लाइडेन वनस्पतिक एवं थियोडोरा श्रवण प्राणी शास्त्री ने प्रस्तुत किया, यानी ये उनके एक तरीके से उद्भव करने वाले व्यक्ति हैं। कभी कभार जो क्वेश्चन आया था वो ज्यादातर ये नाम पूछा जाता है, ठीक है, मैथिलियास स्लाइडेन, इसको आप याद रखिए। इसके अनुसार पादप एवं जंतुओं के शरीर कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं, यानी कहने का मतलब चाहे तो जंतु ले लो चाहे पादप ले लो। इस पूरे वीडियो के अंदर जंतु और पादप साथ साथ आए, क्योंकि दोनों सजीव की श्रेणी में, इसलिए साथ साथ रखे गए हैं। तो इनका जो शरीर है वो उत्पादक, यानी कोशिकाओं में क्या है, कोशिका का एक तरीके से उत्पाद है, उनसे बना हुआ है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर बॉडी के अंदर जो चलाती है, जो हमें एनर्जी प्रदान करती है, वो कोशिकाएं। अगर बॉडी के सेल्स कहीं भी मर जाएं तो वहां पे सड़न पैदा हो जाएगी या गलन पैदा हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक, ये हमको संरचना भी देता है और हमारी बॉडी को कार्य भी कराता है। प्रत्येक कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं, यानी जो हमारी डीएनए और वो जो डीएनए जो चेक होता है वो सब कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी सबसे मिनिमम इकाई है, चाहे जननांग में देख लो, चाहे क्रियात्मक में देख लो, चाहे संरचनात्मक में देख लो, है ना। तो कोशिका में प्रत्येक कोशिका के जीवों के आनुवंशिक गुण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में बताया कि नवीन कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन से होता है। देखिए उनने ये जो थिंकर थे उनने बताया कि जो नवीन कोशिका बनती है ये पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो पर डे आपके शरीर में पैदा होते हैं और पर डे आपके शरीर में मृत होते हैं। देखिए अभी एक बीमारी बहुत चल रही है जो कैंसर, इसका अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स नष्ट होते हैं, बढ़ रहे हैं और वो नष्ट हो रहे हैं धीमे धीमे, पूर्ण तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, उसकी एक गांठ बन गई और वो शरीर के अंदर फैल गया। तभी तो कैंसर का एक पर्टिकुलर हिस्सा नहीं होता जिसे डॉक्टर निकाल दे, क्योंकि वो पूरे सेल्स में फैल गया है ना। तो इसलिए कोशिका के विभाजन से, कोशिका ही हमारे शरीर में ही जन्म लेती है और हमारे शरीर से ही उसकी ग्रोथ होती है। कहने का एक कोशिका दूसरी कोशिका को मृत भी कर देती है और जीवित भी कर देती है ना। तो कोशिका के विभाजन, पूर्ववर्ती विभाजन से वायरस को कोशिका के सिद्धांत से नहीं समझाया सकता, अतः वायरस को इसका अपवाद माना जाता है। अगर बात करें जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था, तो कोरोना वायरस का जो साइज था वो 400 लगभग 400 नैनोमीटर का था। कितने का था? लगभग 400 नैनोमीटर का था, यानी अपने साइज में बहुत छोटा है, इसलिए कोशिका के रूप का उसका अध्ययन नहीं किया गया। तो कोशिका को अगर भाई देखो शरीर तो वायरस का भी है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि पूरे शरीर कोशिकाओं से बनते, तो वायरस के जो शरीर बना है उन कोशिकाओं का हम अध्ययन नहीं कर सके और वो पूर्ववर्ती नहीं। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब मैं ये आप लोगों के लिए ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंपटीशन लेवल की दृष्टि से भी और आपकी एकेडमिक दृष्टि से भी। देखिए कोशिका की परिभाषा बहुत शॉर्ट है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिकी की इकाई है, यानी कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, क्रियात्मक, संरचनात्मक और आनुवंशिक। हमारे शरीर के जो मूलभूत कारण है, जो कार्य है वो 3 ही है। हम ग्रोथ भी करते हैं, संरचना बन गई, काम करते हैं, क्रियात्मक हो गई और जननांग, यानी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए मनुष्य के बॉडी के जननांग भी होता है। तो इन सब की जो आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है, इन सब की इकाई क्या है? कोशिका है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की और किस कोशिका में की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की, और कॉर्क की मृत कोशिका, एक कॉर्क था, कॉर्क की मृत कोशिकाओं में कोशिका की खोज की। सबसे पहले कॉर्क की, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसमें? उसमें की मृत कोशिकाओं में की, और वो भी क्या थी? कॉर्क की थी। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इसकी थ्योरी सबसे पहले किसने की? देखिए ठीक है, देखिए श्लाइडर एवं शिल्वर ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके बाद में विचो ने संशोधित किया। यानी कहने का मतलब, जब भी हमारी कोई चीज पूर्ण तरीके से विख्यात होती है, जब कोई भी चीज हमारी पूर्ण तरीके से विख्यात होती है तो एक दिन में नहीं होती, उसमें कोई भी सिद्धांत देता है, कोई इसको बढ़ावा देता है, कोई इसमें कार्य करता है। ऐसे ही स्लाइडर शिल्वर ने कोशिका का सिद्धांत दिया, इसके बाद विचो ने इसको संशोधित किया, यानी इनके सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं था, तो इनने उसको एनालिसिस करके उसकी स्टडी की और उस कार्य को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है, विचो का कोशिका सिद्धांत क्या था? उनने कहा ओमनिस सेलुलर सेल, ई सेल, प्रत्येक कोशिका पूर्व स्थिति कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। उनने एक बात कही, विचो ने बात को स्पष्ट कराया, इनने ये अपने शब्दों में इस बात को स्पष्ट नहीं कराया था, लेकिन इनने स्पष्ट कराया कि प्रत्येक कोशिका हमारे शरीर की पूर्व कोशिका से जन्म लेती है और पूर्व कोशिका से बनती है। इस बात के जो प्रतिपादक है वो विचो माने जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। कोशिका झिल्ली के कितने कार्य होते हैं? कोशिका झिल्ली के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। कोशिका को बाहरी सुरक्षा प्रदान करने, पहले बात देखिए, ये आपकी कोशिका है, बहुत छोटी है, बहुत नाजुक है, तो इसके लिए एक आवरण होता है, उस आवरण को कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसका पूरा काम है इसको सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम है? उसको सुरक्षा प्रदान करना।
पदार्थों के आगमन को नियंत्रित कर, उसके बाहरी जो एसिड है, लिक्विड है, उन पे आने से आगमन करना और उस पर जो प्रभाव है उसको खत्म करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये कोशिका की प्रमुख 2 कार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? कि जितनी भी कोशिका है वो यहीं पे बनती है। एटीपी यहाँ पर एनर्जी को प्रदान करता है, क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रदान होता है। ठीक है, तो कोशिका को इसको पावर हाउस कहा जाता है, जहां पर ये कोशिका पैदा होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। चाहे किसी भी प्रकार की कोशिका हो, माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होगी, इसलिए इसको पावर हाउस कहा गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लगभग बायोलॉजिकल इसमें 3 शब्द और जोड़ दिए जाएंगे, संकीर्ण डिफरेंस होगा, है ना। तो आपको बहुत ही बारीकी से इसको याद करना है। बिल्कुल जब याद करके जाओ तभी क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा इसमें नहीं होगा। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े सेंसिटिव वर्ड उसके आसपास के डाल दिया, जो बच्चा भ्रमित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं? जो कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के 2 कार्य क्या है? पहला, कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना। क्या करता है? कोशिका की जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे तो उसकी काम करने की शक्ति को, चाहे उसकी जननांग शक्ति को, चाहे उसकी क्रियात्मक, जननात्मक और अनुवांशिक, इन सबको क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। अनुवांशिक सूचना डीएनए का संरक्षण करता है, और उसके अंदर जो एक जननांग गुण है उसका वो संरक्षण करता है, डीएनए का। ठीक है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम्स का मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण। ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बहुत राइबोसोम शरीर में क्या करता है? क्वेश्चन आता है, राइबोसोम शरीर में क्या करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। समझ में आया? पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट कोशिकाओं के नाम बताइए। बहुत बढ़िया, ये मैंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति, ये आपका पौधे में होता है, मनुष्य में नहीं होता है। ये दोनों इसके विशिष्ट कोशिका में है, कोशिका के अंग है। ये कोशिका नहीं है, ये कोशिका के अंग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका की बात आए तो इन पर क्रॉस नहीं करना है, कोशिकांग की बात आए तो ये आपके 2 हैं। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन क्या है? इसके प्रकार लिखिए। देखिए, एक कोशिका का विभाजन होकर नई कोशिका बनाना कोशिका विभाजन है। देखिए, पीछे मैंने आपको भी एक्सप्लेन कराया था कि कोशिका विभाजन से ही नई कोशिका बनती है। तो कोशिका विभाजन कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन, जिसे मेस्टोसिस कहा जाता है, और अर्धसूत्री मेसोसिस कहा जाता है। यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने अपने इस लेक्चर को आपके साथ में एनालिसिस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आप इसको कम से कम 1 से 2 बार, इसको 2-3 बार इसको देखिए, खुद में खुद आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बहुत ही आपके कंपटीशन और एकेडमिक लेवल पे हेल्पफुल होगा। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आप अपने छोटे बड़े बहन भाइयों को जोड़िए गौतम विद्यासागर एकेडमी के साथ। हमारी दमदार टीम हर संभव, हर पल आपकी एजुकेशन में बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, और हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री की। धन्यवाद, थैंक यू। समसूत्री राजन पेड़ भरत पाया था, सॉरी।